लास्ट टाइम हम लोगों ने इक्वेशन डिस्कस की थी और उसका नाम हमने डिस्क्राइब किया था, दैट इज द स्टेडी स्टेट फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टेडी स्टेट हम क्यों कह रहे थे कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम द चेंज इन प्रॉपर्टीज इज नेग्लिजिबल। फ्लो एनर्जी इसलिए था कि द सिस्टम क्या था, वो हमारे पास ओपन सिस्टम था। इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी दैट वाज H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस Q is equal to H2 plus C2 square by 2 plus GZ2 plus W. That was the equation we have discussed last time. इसमें H किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डेट इज द इंथैल्पी, C by 2 C square by 2 that is the kinetic energy, GC1 was the potential energy, Q is the heat transfer and W is the work done. ये जो मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है डेट इज द एनर्जी इक्वेशन इन द स्पेसिफिक फॉर्म फॉर ए यूनिट मास फॉर m डॉट के लिए। और अगर इसी को हम स्पेसिफिक फॉर्म में नहीं लिखते तो हमारे पास सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे, तो वो सिंपल हमारे पास इंथैल्पी, यहाँ इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक इंथैल्पी सिंपल इंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई किया था ऑन टू डिफरेंट डिवाइसेस। डिवाइसेस के अंदर हमारे पास था कंप्रेसर्स थे, टर्बाइंस थे, और उसके अलावा नोजल्स और डिफ्यूजर के ऊपर अप्लाई किया था। आज जो है इसी एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे ऑन द मिक्सिंग चैम्बर एंड हीट एक्सचेंजर। सो हमारे पास थर्ड जो डिवाइस है, टू डिवाइसेस हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी, थर्ड जो डिवाइस है दैट इज द मिक्सिंग चैम्बर। स्टेडी स्टेट एनर्जी इक्वेशन ऑन द मिक्सिंग चैम्बर। अच्छा, अब लेट्स से मैं कहती हूँ हमारे पास सिस्टम डिफाइन करते हैं। सिस्टम में से एक तरफ मैस m.1 इन हो रहा है, दूसरी तरफ से मैस m.2 इन हो रहा है। मैस m.1 और m.2 मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद एक सोल्यूशन फॉर्म होता है और वो सोल्यूशन का मैस बनता है m.3 और वो यहाँ से आउट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम इस सिस्टम का एनालिसिस करें तो इस सिस्टम के एनालिसिस में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। हाँ जी, जी क्लास मिस। में काइनेटिक एनर्जी में जी मिस। चेंज जी होगा। मैम आ रहा जी मिस, है। जी आ मैम। रहा हो रहा है चेंज कैसे काइनेटिक होगा एनर्जी। चेंज, यहाँ पे उससे मिक्सिंग हो रही है। लेट से हमारे पास एक जार है, जार के अंदर आपने वाटर ऐड किया और वाटर के साथ आपने सॉल्ट ऐड कर दिया, वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर बनेगा, तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुए? काइनेटिक एनर्जी में चेंज मैम क्या उनके है, दैट इज, पार्टिकल्स में मैम जीरो मोशन है। तो आया ना, क्या कह रहे हो? मोशन तो था ना उनके पार्टिकल्स में। बट दैट इज निग्लिजिबल। लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि जब हम उस वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ साउंड मेजर करते हैं तो वो बहुत निग्लिजिबल होता है, इस वजह से हम उसका इफेक्ट जो है वो कंसीडर नहीं करते। अगर अनटिल अनलेस उसका इफेक्ट वो बताए ना कि ये विजिबल है यहाँ पे नहीं है, तो अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या है, जीरो है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा, डेट विल आल्सो इक्वल टू जीरो। अगर सिस्टम में कोई वर्क डन हो रहा है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, दिस इज जस्ट अ मिक्सिंग प्रोसेस, वर्क डन इक्वल टू जीरो। सेकेंडली, सिस्टम के अंदर अगर तो सिस्टम सारा का सारा इंसुलेट हुआ हुआ है तो हमारे पास क्यू जो है हीट ट्रांसफर भी वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब इक्वेशन हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगी, अगर मैं पहले मैस इक्वेशन लिखें, सो मैस बैलेंस क्या शो करते हैं, m.1 इन हो रहा है प्लस m.2 भी सिस्टम के अंदर इन हो रहा है और सिस्टम से लीव क्या कर रहा है, m.3 सिस्टम से लीव कर रहा है, तो m.1 प्लस m.2 इज इक्वल टू द m.3। अब सिस्टम के जब हम अप्लाई करते हैं एनर्जी इक्वेशन तो E in will be equal to E out। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, सब पैरामीटर जीरो है, तो हमारे पास इक्वेशन में बाकी इक्वेशन मैंने सामने लिखी है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, पोटेंशियल भी, हीट भी जीरो है, C2 हमारे पास सब कुछ क्या है, जीरो है। बाकी क्या रह जाएगा मेरे पास, यहाँ भी इस इक्वेशन को मेरे पास थ्री पैरामीटर्स के ऊपर अप्लाई करूंगी। लाइक मेरे पास क्या आ जाएगा, H1 प्लस H2 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस GZ2 प्लस Q इज इक्वल टू H3 प्लस C3 स्क्वायर बाय 2 प्लस
GZ3 प्लस W। अब यहाँ से देखिए ये सब पैरामीटर क्या है हमारे पास, 0 है, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा, H1 प्लस H2 इज इक्वल टू H3। और अगर मैं इसको मैस m डॉट, क्योंकि मैस चेंज हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, m डॉट 1 H1, m डॉट 2 H2 और इसके कोरिस्पॉन्डिंगली क्या आ जाएगा, m डॉट 3 H3। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, m डॉट 1 H1 प्लस m डॉट 2 H2 इज इक्वल टू m dot 3 H3। This is the final equation for the energy analysis in case of a mixing chamber। इस तरह हम एनर्जी इक्वेशन को मोर देन वन कंपोनेंट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट सबको? तो विच की जो m है इसका मल्टीप्लाई होता है क्या? पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, जहां जहां पे MC1 m डॉट 1 अच्छा m डॉट 2 m डॉट 1 GZ1 m डॉट 2 GZ2 हमारे पास पूरी इक्वेशन के साथ एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह इस तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, m डॉट 3 ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट सबको? ये मैं यस अच्छा, अब नेक्स्ट जो है एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं ऑन ए हीट एक्सचेंजर। स्टेडी स्टेट फ्लो एनर्जी इक्वेशन, फोर्थ हमारे पास कंपोनेंट क्या है, दैट इज द हीट एक्सचेंजर। अच्छा, अब हीट एक्सचेंजर बेसिकली क्या है, इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द हीट। सिंबल किस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट द हीट एक्सचेंजर। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के हीट एक्सचेंजर होते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक तरफ से टेम्परेचर के ऊपर इन हो रहा है और दूसरी तरफ से हमारे पास यहाँ से टी आउट हो रहा है। अब टी इन और टी आउट क्या है, लेट्स से ये जो आपके सामने मैंने शो किया है, इसके अंदर वाटर था, हॉट वाटर था, ये बाहर क्या थी, लेट्स से हम कहते हैं एयर है। अब हॉट वाटर, एयर का टेम्परेचर क्या है, एयर कोल्ड एयर है और हॉट वाटर है। अब हमने एयर के यहाँ से वाटर को ठंडा करना था, तो एयर क्या करेगी, क्योंकि एयर का टेम्परेचर कम है, वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो एयर जो है वो इस वाटर से हीट लेके गर्म होके वो बाहर चली जाएगी और हॉट वाटर जो है वो ठंडा होके कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से टी आउट से बाहर चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं एयर के लिए सिंबल शो करूँ, तो एयर के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एक तरफ से कोल्ड एयर जो है वो हॉट एयर आउट हो रही है और एक तरफ से कोल्ड एयर जो है वो इन हो रही है। तो ये हमारे पास किसका सिंबल आ जाता है, दिस इज फॉर द हीट एक्सचेंजर। अब यहाँ पे हीट एक्सचेंजर का बेसिक काम क्या है, हीट ट्रांसफर करना। तो एनर्जी इक्वेशन को अगर हम लिखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी, assume to be 0, potential energy will also assume to be 0, वर्क डन यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर बाउंड्रीज में वर्क डन 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, चेंज इन एनर्जी across the control volume, Q of control volume minus work of control volume, initial energy mi dot hi minus m dot 2 h2। अब वर्क क्या है, 0 है, चेंज इन एनर्जी पर यूनिट टाइम्स, क्योंकि स्टेडी स्टेट फ्लो डिस्कस करें, इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, Q विल बी इक्वल टू m dot 2 h2 minus m dot 1 h1। so this is the final energy equation for a heat exchanger। अगर तो mass flow rate सेम है, m dot 1 equal to m dot 2 is equal to m dot है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, it will be equal to h2 minus h1। इक्वेशन हमारे पास सिंपली इस फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ पे h2 minus h1 जो है, सिमिलरली Q का उसके इसका साइन जो है वो डिपेंड कर रहा होगा Q के साइन के ऊपर। लेट्स से अगर इनिशियल इंथैल्पी ज्यादा है, अब हमारे पास दो कंपोनेंट को यहाँ पे मैं डिस्कस करती हूँ, एक होता है हमारे पास एवेपोरेटर और एक हमारे पास क्या है, कंडेंसर है। एवेपोरेटर क्या है, दैट इज द इनर पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर जहाँ पे आपने फूड को प्लेस किया है, और कंडेंसर क्या है, दैट इज द आउटर पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर जहाँ पे ब्लैक कलर की कॉइल्स नजर आ रही होती है, जहाँ से हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में थ्रो करते हैं। अब जब आपने यहाँ पे फूड रखा है,
तो बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट इसके अंदर आया है उसका काम क्या है, उसने यहाँ से फूड से हीट लेनी है। इनिशियली वो रेफ्रिजरेंट क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा, जब वो फूड से हीट लेगा तो उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा होने का क्या मतलब है कि H2 हमारे पास ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू H1, तो उस केस में Q का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि फाइनल इंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, बिकॉज इट एक्सट्रैक्ट्स द हीट फ्रॉम द फूड, सो Q विल बी पॉजिटिव। कंडेंसर में क्या है, जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है उसने एटमॉस्फेयर को हीट थ्रो करनी है, इट मींस वो हाई टेम्परेचर के ऊपर रेफ्रिजरेंट एंटर हुआ। लेट्स इनिशियल एंथैल्पी H1 थी, फाइनल एंथैल्पी H2 ही, उसने हीट किसको दे दी, एयर को दे दी, एटमॉस्फेयर को दे दी, तो H2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास H1 विल बी ग्रेटर देन H2, और यहाँ पे एवेपोरेटर के केस में H2 विल बी ग्रेटर देन H1। तो हमारे पास जो फाइनल जो डिपेंड करता है कि Q आइदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन एंथैल्पीज के चेंज के ऊपर डिपेंड करता है। उसी के अकॉर्डिंगली Q का साइन जो है वो भी डिस्क्राइब होगा। क्लियर है ये पॉइंट सबको? मिस मुझे एक चीज समझ Yes. नहीं आ रही, जो M है ये कभी कौन सी मैथमेटिक्स के हिसाब से मतलब आ जाता है? दोबारा बोले, मुझे नहीं समझ आ रही, दोबारा बोले। मिस ये जो M है ना, M अगर हाँ सेम भी है तो हम उसको कॉमन नहीं ले लेते? जो बेसिक मैथ हमने पढ़ी उस हिसाब से तो ऐसे ही होता है। हाँ, तो कॉमन ले लेंगे तो ये स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। तो सिंबल में आपने छोटा लिखा बेसिकली है। हम जितना भी थर्मोडायनामिक्स के अंदर जब एनालिसिस करते हैं, वी हैव टू डू द एनालिसिस फॉर ए यूनिट मास। वी assume mass flow rate is equal to 1, यूनिट मास के लिए एनालिसिस कर रहे होते हैं। अच्छा इस वजह से हम यहाँ पे इसको H2 माइनस H1 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। ये हमारे पास जब न्यूमेरिकल भी करोगे तो वहां पे भी अक्सर न्यूमेरिकल्स में भी वो स्पेसिफाई कर देते हैं। अगर मास फ्लो रेट गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज हम जस्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं फॉर ए यूनिट मास m डॉट इक्वल टू 1। क्लास क्लियर है ये पॉइंट सबको? जी मिस। यस मैम, क्लियर। चलिए, अब लास्ट जो हमारी डिवाइस है, फिफ्थ डिवाइस जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द थ्रॉटलिंग डिवाइस और द एनी वेल। Apply the energy equation on a throttling device. अब थ्रॉटलिंग बेसिकली क्या होती है, व्हेन अ फ्लूइड इज फ्लो फ्रॉम ए रिस्ट्रिक्शन। लास्ट टाइम मैंने डिटेल के साथ थ्रॉटलिंग जो है वो डिस्कस भी की थी, जब फ्लूइड जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन में से पास करते हैं, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास ये सिंबल भी आ सकता है, दिस इज द स्टेट 1 एंड दिस इज द स्टेट 2। वन किसको रिप्रेजेंट करिए, डेट इज द अपस्ट्रीम कंडीशन, और टू किसको रिप्रेजेंट करिए, डेट इज द डाउनस्ट्रीम कंडीशन। अपस्ट्रीम मतलब हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है, डाउनस्ट्रीम मींस आफ्टर द प्रोसेस हैज टू बी डन। मैंने लास्ट टाइम बताया था थ्रॉटलिंग के केस में वर्क डन इक्वल टू 0 होता है। सिस्टम एडियाबैटिक हो तो Q किसके इक्वल आ जाता है, डेट इज आल्सो इक्वल टू 0। सिस्टम स्टेडी स्टेट फ्लो में होगा तो m.1 इज इक्वल टू m.2 इज इक्वल टू m डॉट आ जाएगा। ऑलरेडी हमने सब चीजें डिस्कस की हुई है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। तो एनर्जी इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बाकी क्या रह जाती है, जब सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी तो H1 किसके इक्वल आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू H2। इट मींस इन केस ऑफ ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस और फॉर ए वेल, व्हेन द फ्लूइड इज पासिंग थ्रू अ वेल, द प्रोसेस is known as the isenthalpic process. The process is known as the isenthalpic process. अभी तक जो हमने प्रोसेस डिस्कस किए तो उसमें आइसोबैरिक था, आइसोकोहरिक था, isothermal adiabatic. So there is another process. This is known as the isenthalpic process, and in case of a isenthalpic process, the enthalpy of the fluid remain constant. Initial and final enthalpy क्या होती है fluid की, वो सेम रहती है। So this is known as the throttling process, और इसको हम कहते हैं कि fluid जो है वो किसी वेल में से पास कर रहा हो तो हमारे पास उस केस में जो एनर्जी इक्वेशन होगी वो हमारे पास H1 इक्वल टू किसके आ जाएगा, H2 के इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेडी स्टेट एनर्जी इक्वेशन। हमने जितने भी मैकेनिकल कंपोनेंट्स थे उसके अंदर इसको अप्लाई कर लिए। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें।
क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछ लें, अदरवाइज मैं फिर इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करती हूँ। नहीं चलें इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारे पास ये टॉपिक जो है हमारे वाइंड अप करते हैं इसको। स्टेटमेंट लिख लें, मेरे साथ लिखिएगा प्लीज। Air passes through a gas turbine air passes through a gas turbine at a rate of 4.5 kg per second. It enters in the turbine. ये जो मैं सिंबल लिख रही हूँ T/B, this is for the turbine. It enters in a turbine velocity of with a velocity of 90 meter per second and specific volume is 0.85 meter cube per kg. It leaves the turbine with a velocity of with a specific volume of 1.45 meter cube per kg. The exit area of turbine is 0.0382 meter square. In its passage through a gas turbine, the specific enthalpy of air is reduced by 200 kilojoule per kg, and heat transfer is 40 kilojoule per kg. You have to determine inlet area of turbine, exit velocity of air, and power developed by the turbine. Power developed by turbine in kilowatt. हाँ जी, स्टेटमेंट नोट कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबने नोट डाउन कर लिया स्टेटमेंट? मिस्टेक बस थोड़ा सा रह गया, जी क्या कह रहे हो? थोड़ा सा रह गया बस। जी मिस करते हैं। चलें, सबसे पहले हमारे पास जो भी प्रॉब्लम आता है उसके सोल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, यू हैव टू ड्रॉ द सिस्टम।
तो इसका सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। टरबाइन का हमें पता है सिंबल जिस तरह होता है, दिस इज द इनलेट, दीज आर द आउटलेट कंडीशन। अब इनलेट के ऊपर हमारे पास क्या गिवन है, मैस फ्लो रेट गिवन है m डॉट 4.5 kg, मैस फ्लो रेट गिवन है 4.5 kg पर सेकेंड। उसके अलावा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है c1 90 मीटर पर सेकेंड, स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 का गिवन है 0.85 मीटर क्यूब पर केजी। फाइंड आउट हमने क्या करना है, A1 इनलेट एरिया जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। आउटलेट की कंडीशंस पे आ जाते हैं। पॉइंट 2 का वॉल्यूम गिवन है 1.45 मीटर क्यूब पर केजी, एरिया गिवन है 0.038 मीटर स्क्वायर। हमारे पास क्यू गिवन है, चलिए उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, एग्जिट वेलोसिटी C2 जो है वो फाइंड आउट करनी है। उसके अलावा हमने क्या फाइंड आउट करना है, पावर डिवेल्ड बाय टरबाइन इन किलोवाट। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम ये पैरामीटर्स देख लें। अच्छा, अब जब भी हमारे पास टरबाइन की बात करते हैं तो हमें पता है टरबाइन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। देखिए इनिशियल वॉल्यूम 0.85 था, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया 1.45। तो अगर प्रॉब्लम के अंदर उसने आपको टरबाइन ना भी स्पेसिफाई किया हो और आप देखिए अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस हमारे पास डिवाइस क्या बन जाएगी, टरबाइन। अगर मैं रिवर्स बात करूं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होता तो डेट विल बी द कंप्रेसर। तो फर्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर सिस्टम वहां पे नहीं गिवन तो हम इस तरह उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइदर हमारे पास वहां पे टरबाइन गिवन है या फिर कंप्रेसर गिवन है। इसी तरह अगर वेलोसिटी का भी गिवन होता, इनिशियल वेलोसिटी कम होती, फाइनल वेलोसिटी वो कहता है कि ज्यादा है, तो वो हमारे पास क्या बन जाती, नोजल। अगर वेलोसिटी ऑपोजिट गिवन होती तो डेट विल बी द डिफ्यूजर। सो एक फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले इनलेट एरिया फाइंड आउट करने। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है जिसे हमने एक ड्राइव किया था, दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो उसको यूज करते हैं। तो वो इक्वेशन क्या कहती है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी एट पॉइंट 1 will be equal to product of area and velocity at point 2. Let's say I call this is the equation number 1. एक और इक्वेशन थी स्पेसिफिक वॉल्यूम की। We know that volume per unit mass is equal to specific volume. तो यहाँ से अगर मैं लिख सकती हूँ कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, और अगर मैं यहाँ पे मैस फ्लो रेट लूंगी तो मेरे पास यहाँ पे उसके कोरोस्पॉन्डिंगली ये क्या बन जाएगा, इट विल बी द वॉल्यूम फ्लो रेट। देखिए यूनिट क्या है, किलोग्राम पर सेकेंड, और वॉल्यूम इसका यूनिट हमारे पास क्या बन जाएगा, डेट विल बी द मीटर क्यूब पर केजी। सो केजी से कैंसिल आउट होके बाकी क्या रह जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मीटर क्यूब पर सेकेंड किसका यूनिट बन जाएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट का। लेट्स से आई कॉल दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये पॉइंट क्लियर है सबको? अब यहाँ से देखिए अगर मैं इसके यूनिट्स को जस्टिफाई करूं, एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, दैट विल बी इक्वल टू मीटर क्यूब पर सेकंड। इट मींस प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, कैन आई राइट प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू द वॉल्यूम फ्लो रेट। प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब देखो इक्वेशन 2 और 3 की दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो मैं दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकती हूँ। m डॉट स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट करना था, a1 फाइंड आउट करना है। तो a1 किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू m डॉट इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम एट पॉइंट 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एट पॉइंट 1। तो देखिए मैस फ्लो रेट हमारे पास कितना गिवन है, 4.5, स्पेसिफिक वॉल्यूम है 1 पॉइंट का 0.85, और वेलोसिटी 1 पॉइंट की कितनी है 90। तो यहाँ से a1 की जो वैल्यू आ जाती है, डेट विल बी इक्वल टू 0.042 मीटर स्क्वायर। तो ये हमने a1 का जो है वो एरिया फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस मिस। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को अब सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट
2 के ऊपर, तो वेलोसिटी एट पॉइंट 2 के ऊपर मैं यहाँ से इसी इक्वेशन को यूज कर लेती हूँ दोबारा से, इक्वेशन जो हमने यहाँ पे बनाई है। लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 3a। इसी इक्वेशन नंबर 3a में हमने C2 फाइंड आउट करना है, तो कहना है राइट m डॉट स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 2 एरिया एट 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट 2। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, m डॉट सेम रहेगा, स्टेडी स्टेट है 4.5, स्पेसिफिक वॉल्यूम है 1.45, A2 हमारे पास कितना गिवन है 0.038, तो डेट इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट 2। हाँ जी, मुझे बताओ 2 पॉइंट की वेलोसिटी कम आनी चाहिए या ज्यादा आनी चाहिए? क्लास पॉइंट 2 की वेलोसिटी कम आनी चाहिए या ज्यादा आनी चाहिए? मैम ज्यादा आनी चाहिए। ज्यादा आनी चाहिए, तो डेट विल बी इक्वल टू C2 हमारे पास जो आ जाता है, इट विल बी इक्वल टू 171.71 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट 2। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मिस ये जो हमने भी क्या कहते हैं डेरिवेशन की है, तो इनसे और भी डेरिवेशन हो सकती है कि खाली यही फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट होता है? दोबारा बोलो, मुझे बात नहीं समझ आई। मिस मैं कह रहा हूँ कि जो अभी हमने डेरिवेशन की है ऊपर फॉर्मूले से, तो इससे खाली यही मतलब फॉर्मूला डिराइव होता है या और भी फॉर्मूला डिराइव होते हैं इससे? नहीं, इससे देखो ना, हमारे पास इसके अंदर 4 वेरिएबल्स है, मास फ्लो रेट है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, एरिया और वेलोसिटी है। इट मींस अगर तो मास फ्लो रेट कांस्टेंट है तो ये 3 वेरिएबल्स हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिस इसको मतलब लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को याद करने के लिए? हाँ बिल्कुल, ये आप ये एक फॉर्मूला याद रखोगे ना, आपके पास ये कंटिन्यूटी इक्वेशन और ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके पास इस फॉर्मूले के और फाइनल उसके बाद जो फॉर्मूला इन दो इक्वेशंस, ये तो इन दो इक्वेशंस को मिलाने के बाद ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है ना। जी मिस ऐसे ही। ठीक है, अगर आपके पास इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है तो आपके पास बेसिक फॉर्मूला कंटिन्यूटी इक्वेशन और ये इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। सही, ठीक हो गया। ठीक है, ये दो बेसिक फार्मूला, इन दो फार्मूलाज को अगर मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक नया फार्मूला बनता है। इफ रिक्वायर्ड तो आप ये फार्मूला जनरेट कर सकते हो, इफ नॉट तो आपके पास यही फार्मूला सफिशिएंट है। लेट्स से ठीक ये है। फार्मूला कैसे है कि मेरे पास वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन होता तो मैं वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकती हूँ, मेरे पास वॉल्यूम फ्लो रेट वेलोसिटी गिवन होती मैं एरिया फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, तो डिपेंड्स कि हमारे पास गिवन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमने फार्मूलाज को जो है वो मिक्स एंड मैच किया है। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास थर्ड पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड बाय टरबाइन इन किलोवाट। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पे देखें, उसने गिवन है कि द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ एयर इज रिड्यूस्ड बाय 200 किलो जॉल पर केजी। इट मींस यहाँ पे हमें पता है कि मेरे पास ये एंथैल्पी, फाइनल एंथैल्पी अगर H2 है और इनिशियल एंथैल्पी अगर H1 है, तो मेरे पास H2 जो H1 जो था ज्यादा था, H2 कितना था, कम था, तो H1 माइनस H2 कितना हो गया, डेट विल बी इक्वल टू 200 किलो जॉल पर केजी। ये पॉइंट क्लियर है सबको? दोबारा देख लें, इनिशियल एंथैल्पी H1 थी, फाइनल एंथैल्पी क्या थी हमारे पास, H2 थी। उसने क्या किया, द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ एयर इज रिड्यूस्ड बाय 200 किलो जॉल पर केजी। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी कितना उसमें रिडक्शन आया, डेल्टा एच कितना आया है हमारे पास, वो 200 किलो जॉल पर केजी है। तो इस वजह से मैंने H1 माइनस H2 किसके इक्वल लिख दिया, 200 किलो जॉल पर केजी। यही अगर न्यूमेरिकल कंप्रेसर का होता तो उसमें उसने क्या बताना था, द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ एयर इज इंक्रीज्ड बाय, क्यों, कंप्रेसर के केस में फाइनल एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होती है इनिशियल एंथैल्पी से, तो वहां पे डेल्टा एच H2 माइनस H1 क्या होना था, इट विल बी इक्वल टू प्लस 200। यहाँ पे बेसिकली हम जो डेल्टा एच है वो लिखते हैं H2 माइनस H1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे H1 माइनस H2 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट विल बी द नेगेटिव माइनस 200 किलो जॉल पर केजी। जी क्लियर है ये पॉइंट? यस मिस। जी। अच्छा, और हीट ट्रांसफर कितना हुआ, 40 किलो जॉल पर केजी। ठीक है, अच्छा अब आपके पास यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव है, अगर तो हम 200 किलो जॉल पर केजी हमारे पास ये आ गया, हीट ट्रांसफर डेट इज 40, इक्वेशन में पुट कर दें, एनर्जी इक्वेशन यहाँ पे लिखे H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2 प्लस, और उसने स्पेसिफिक एंथैल्पी का वर्ड यूज किया हुआ था, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे कैपिटल स्मॉल H1 लिखा है। अगर वो सिंपल एंथैल्पी लिखता तो मैं यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली कैपिटल H1 लिखती, C1 स्क्वायर बाय 2
plus q is equal to h2 plus c2 square by 2 प्लस w। अब यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन कि यहाँ पे हम वेलोसिटी को निग्लिजिबल नहीं कर सकते, क्यों? देयर इज अ विजिबल चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 90 थी, फाइनल 171 है, तो हमने यहाँ पे दोनों वेलोसिटीज हमारे पास गिवन है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन था उसको ऐड कर दिया है। हमने क्या फाइंड आउट करना है? w फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी? h1 माइनस h2 प्लस c1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर बाय 2 प्लस q। वैल्यू पुट करते हैं, h1 माइनस h2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? डेट इज माइनस 200 प्लस c1 90 का स्क्वायर माइनस 171.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 40। हाँ जी, मुझे बताइएगा क्या वैल्यू आती है? ये जो वैल्यू आनी चाहिए शुड बी 149.3 किलो जॉल पर केजी। अब ये क्या आ गया हमारे पास? W आ गया, स्पेसिफिक वर्क आ गया किलो जॉल पर केजी में। हमें क्या रिक्वायर्ड है? पावर फाइंड आउट करनी है। किस में फाइंड आउट करनी है? इन किलोवाट में। अच्छा, इट मींस अगर मैं यहाँ से केजी खत्म करके यहाँ पे नीचे टाइम का यूनिट लेके आऊं, मुझे पता है किलोवाट किसकी इक्वल होगा? इट विल बी किलो जॉल पर सेकेंड। तो मुझे यहाँ से किलोग्राम खत्म करके पर सेकेंड लेके आना है। तो अगर मैं स्पेसिफिक वर्क को डिवाइड कर दूं 140 किलो जॉल पर केजी मल्टीप्लाई बाय मैस फ्लो रेट से, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, मैस फ्लो रेट का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम पर सेकंड। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल होके बाकी यूनिट क्या रह जाएगा? इट विल बी किलो जॉल पर सेकंड। तो यहाँ पे देखें 149.3 मल्टीप्लाई बाय मैस फ्लो रेट हमारे पास गिवन है 4.5, तो ये हमारे पास आ जाता है 671.85 किलोवाट। सो दिस मच पावर इज डेवलप्ड बाय अ टरबाइन फॉर ए गिवन पैरामीटर्स। अगर यही हम बात करते हैं कंप्रेसर की, यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव आया, कंप्रेसर के केस में वर्क डन क्या आना चाहिए? इट शुड बी द नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए हमारे पास। क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। नो मिस। नोट डाउन कर लिए सबने? यस मिस।